Welcome guys to Financial Management Chapter 5, Financing Decisions Capital Structure. What is capital structure? What is capital structure? Hmm? तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें जो आपने देखा था 30% इक्विटी, 20% रिटर्न अर्निंग, 20% लॉन्ग टर्म लोन, 20% प्रेफरेंस शेयर और 10% लोन, डिबेंचर विवेंचर, जो भी, वही कैपिटल स्ट्रक्चर है। 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में अपन किस किस सोर्स से कितने कितने रुपए उठा रहे हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। खत्म। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए देर आर सर्टन अप्रोचेस, सम आर रिलेवेंस बेस्ड, सम आर इररिलेवेंट। रिलेवेंस बेस्ड और जो भी मॉडल्स है वो अपन देखेंगे सब। ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी अपना है, ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन का है, इसमें अपने को वही चीज सीखना है कि व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या सीखना है? व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर आवर कंपनी। देख, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर सोचते टाइम तू सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के बारे में सोचेगा तो नहीं चलेगा, वहां पे रिस्क का भी हिसाब रखना पड़ेगा। सो रिस्क एंड रिटर्न्स, ये दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ अपने को क्या ढूंढना है, व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले जो भी अलग अलग अप्रोचेस है, एनआई बेस, नेट इनकम बेस, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम बेस, ट्रेडिशनल इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, ट्रेड ऑफ, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये जो भी अपने को सीखने का है, ये सब व्यूज है। क्या है? व्यूज अबाउट व्हाट विल बी अ स्ट्रक्चर और हाउ द स्ट्रक्चर इज अचीव्ड। तो ये सब चीजें अपने को उस हिसाब से देखने की है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? श्योर ना? तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स में दिया है, डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या उसके बाद डिस्कस द वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। उसमें पहला एनआई, उसके बाद ट्रेडिशनल, उसके बाद क्या बेटा, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम, ट्रेड ऑफ थियरी एंड पैकिंग ऑर्डर थियरी। कोई दिक्कत? उसके बाद डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड फैक्टर्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल मतलब दी बेस्ट, जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आएगा with a minimum cost, with a matured risk or calculated risk which can be trade off. Pakka? Yeah. Discuss essential features of capital structure of an entity. Then discuss optimal capital structure. Then analyze the relationship between the performance of a company and its impact on earnings of the shareholder, that is EBIT, EPS and MPS analysis. Discuss the meaning, causes and consequences of over and under capitalization of an entity. ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, ये ऑप्टिमम के बाद ही तुमको पता चलेगा। अगर तेरा ऑप्टिमम 2 करोड़ का है और तू 2 करोड़ 40 लाख यूज कर रहा, तो इट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। 180 में जा रहा तो उसके लिए रीजंस भी है, अपने को वो हर एक थ्योरी पढ़ने की। कोई दिक्कत? चैप्टर ओवरव्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। दो ही चीज है इसमें। पहली चीज क्या बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी सीखना है। यस और नो? क्या है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में? एनआई, ट्रेडिशनल, एनओआई, एमएम, ट्रेड ऑफ, पैकिंग ऑर्डर। पक्का? देन डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, देन ईबीआईटी, एमपीएस, ईपीएस एनालिसिस। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, क्या मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? Capital structure is a combination of capitals from different sources of finance. I told you. Yes. Now just don't look at it. It will be gone. Don't worry. The capital of company consists of equity shareholders fund, मतलब share capital plus retained earnings.
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट्स। क्यों? यही फंडिंग के लिए यूज होते हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द वर्किंग कैपिटल हियर। वर्किंग कैपिटल का अलग से टॉपिक दिया है। हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बस खत्म। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके लिए हम फंडिंग रेज कर रहे हैं। तो फंडिंग कौन से सोर्स से ले रहे? ओन कैपिटल, रिटेन अर्निंग, preference share and external debts. It is our capital structure. Now the sources and quantum of capital is decided keeping in mind the following factors. कौन से factors? सबसे पहले control, dilution of control चलेगा क्या? नहीं. So the capital structure should be designed in such a manner that existing shareholder continue to hold majority stake. Obviously. Second, risk associated with the capital. ये भी देखना जरूरी है. Yes, capital structure should be designed in such a manner that financial risk of the company does not increase beyond a tolerable limit. And third is cost. Overall cost of capital remains minimum. क्या बोला था मैंने? तीन चीजें: ownership, risk, cost. Practically, it is difficult to achieve all the above three goals together. Hence, a finance manager has to make balance among these three objectives. तीनों के तीनों गोल तो अपने को अचीव नहीं होंगे. तो फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी क्या है? To take wise decision, to take rational decision, to make balance between three objectives or our goals. Okay. However, the objective of a company is to maximize the value of the company, and it is prime objective while deciding the optimal capital structure. Capital structure decision refers to deciding in the form of financing which source to be tapped, their actual requirement, amount to be funded, and their relative proportion that is mixed in total capitalization. पक्का? Now valuation of the firm क्या रहेगा? valuation कुछ नहीं, EBIT, earning before interest and taxes. क्यों? interest is paid to the external debt, taxes is paid to the government agency. उसके बाद ही किसको पैसा जाने वाला है? शेयर होल्डर को. सो EBIT एक्सपेक्टेड रहेगी शेयर होल्डर्स को, आउटसाइडर्स को, सबको, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या बेटा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. समझा क्या? सो दैट विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ द फर्म. चेक करो, EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक. तुमने जो सीखा, कोई दिक्कत? खत्म. अभी इसने नीचे ये सब चीजें दी, ये आपको मालूम है, सही बात है ना? नीचे के पेज पे जाता हूं मैं. डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. व्हाट इज मीन बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन? मैं नया यूनिट चालू करने जा रहा हूं, मैं एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपांड कर रहा हूं, मैं मॉडर्नाइजेशन में जा रहा हूं, या मैं कोई नई लाइन अडॉप्ट कर रहा हूं, है ना? मतलब मेरे को बल्क इन्वेस्टमेंट लगेगी. तो ये बल्क इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? सोर्स तो लगेगा ना. तो सोर्स कहां से उठा रहा हूं मैं? इसी को बोलते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस. कैपिटल बजटिंग में अपने को परवड़ रहा के नहीं है डिसाइड करेंगे. वो परवड़ रहा है तो कौन सा कॉस्ट मिनिमम है, किसमें रिस्क कम है, और मैं किस किस सोर्स से कितने कितने पैसे उठा के वो प्रोजेक्ट में डालूंगा. ये किसको डिसीजन लेने का है? फाइनेंस मैनेजर को, अपने को. कोई तकलीफ? पक्का? सो पहली चीज, कैपिटल बजटिंग डिसीजन चार टाइप के. एक तो रिप्लेसमेंट, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड एक्सपेंशन, एंड फोर्थ नया. मैं बोला ना न्यू साइड, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. मैंने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोला, यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज दिया है फाइनेंस का. ओके. उसके बाद नीड्स फॉर फंड, अपने को पैसे चाहिए, नीड टू रेज द फंड. वो पैसा कहां से उठाएंगे? तीन सोर्स है अपने. एक तो अपना इंटरनल, दूसरा लोन, तीसरा एक्सटर्नल इक्विटी. डाइल्यूजन हो रहा ना? पक्का? इक्विटी दो प्रकार की आएगी, नॉर्मल भी, प्रेफरेंशियल भी. हो सकता है ना? आगे
दो क्वेश्चन टैकल हो गए पहले। थर्ड हायरार्की में आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मतलब मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, पहली चीज जो मुझे मालूम है। अभी मेरा डिजायर्ड डेट इक्विटी मिक्स क्या रहेगा। डिजायर्ड मतलब एक्सपेक्टेड, जो चाहिए हो एक्सपेक्टेड, सीधा खुली चीज। यू आर डिजायरिंग टू पास इन दिस ये इंटरमीडिएट एग्जाम, यस और नो, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग, आया ना। और एक्सपेक्टेशंस ही बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, आया ना। थर्ड क्या बेटा, पेड पॉलिसी, मतलब कॉस्ट, क्या कॉस्ट। उस डिजायर्ड डेट मिक्स, ये तीनों चीजों को सोच के अपन क्या करेंगे बेटा, इफेक्टिव, इफेक्ट ऑफ रिटर्न, इफेक्ट ऑफ रिस्क, ये दो इफेक्ट कंसिडर करेंगे अपन। ये नया कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम मेरी रिस्क क्या है और मेरे रिटर्न्स क्या है, ओके। उसको डिसाइड करने के बाद, उसको मतलब उसका कॉग्निजेंस लेने के बाद, उसको सोच विचार में लाने के बाद अपन क्या डिसाइड करेंगे, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके साथ क्या आएगा बेटा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म अल्टीमेटली। क्यों, अपने को अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म ही गेन करना है। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैक, वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक इट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफरेंट, के इज डिफरेंट, के आर इज डिफरेंट, के डी इज डिफरेंट, के पी इज डिफरेंट। आपने पिछला टॉपिक सॉल्व किया पूरा, श्योर, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया दिया वाला, किया क्या आपने, किया थोड़ा बाकी है। क्वेश्चन कैसे है, सिमिलर है। मैं बोल रहा हूं मॉड्यूल में क्वेश्चन टफ है, एग्जैक्टली exactly. इधर जो एग्जाम को पिछले आए हुए क्वेश्चन है उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत नॉर्मलाइज है, उसमें कुछ डिफिकल्ट लेवल ज्यादा नहीं है, किसी भी टॉपिक में नहीं है। गाइस मेरे टाइम पे जो था सिलेबस यही था, आज भी वही है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन आ गया है। वो टाइम पे टफनेस थोड़ा ज्यादा था। आज की तारीख में 50 मार्क्स को आपको एसएमबी पूछना है और एफएम कितने मार्क को पूछना है, 50 मार्क्स को। सिलेबस इतना ज्यादा है बेटा और 50 मार्क के लिए पूछने वाले, तो टफनेस लेवल क्या होगा, डेफिनेटली कम ही रहेगा ना, क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो मैं एक ही 16 मार्क का टफ क्वेश्चन पूछने की जगह 6-6 4 मार्क का, 5-5 6 मार्क का एवरेज डिफिकल्टी लेवल, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कवरेज जो ज्यादा करे, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस दिया जाए, ये मेरी सोच रहेगी कि नहीं रहेगी। ऊपर से उसमें 30% क्या है, एमसीक्यूज है, तो मुझे तो कंसेप्चुअल लेवल पे आना पड़ा, तो 35 मार्क्स में क्या डिफिकल्ट पूछूंगा बे, मेरे पे लिमिटेशन है ना। मैं एक ही कंसेप्ट पे डिटेल नहीं जा सकता ज्यादा टफ में, मुझे मल्टीपल कंसेप्ट फोकस करने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस मैंने इतना दिया है। तो मुझे कन्वर्जेंस नाम की चीज देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी, और वो 35 मार्क्स में देखनी है। अगर ये 100 मार्क का पेपर रहता तो बेटा आपको इससे बहुत क्वालिटी क्वेश्चन मिलते जो आपको कॉस्टिंग में दिखते, क्योंकि पेपर है 100 मार्क का। वहां पे आपको कैसा मिलने वाला है, इन डेप्थ टफ क्वेश्चन भी मिलेगा वहां पे। यहाँ पे थोड़ा लिबरली आएगा, लेकिन इसीलिए बोल रहा फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, अगर आपका मॉड्यूल पूरा प्रिपेयर्ड है तो आप इजी, एवरेज और टफ तीनों तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या बने हो, कैपेबल बने हो। और अगर आपका व्यू क्लियर है, थ्योरी में देखो 4 पिलर्स है। पहला थ्योरी, जो कंसेप्चुअल सीखना जरूरी है, क्योंकि उससे ही तुम्हारा फॉर्मूला एप्लीकेशन होगा, इजी सेक्शन। उससे ही तुम्हारा क्या होगा, एवरेज सेक्शन का एप्लीकेशन होगा, और उससे ही तुम्हारा क्या होगा, टफ सेक्शन का होगा। तुम बोलोगे मैंने टफ के सब प्रॉब्लम कर लिए और ये 3 तुम्हारी वीक है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, बिल्डिंग बनाते टाइम तुमको कहां से आना पड़ेगा,
नीचे से ऊपर आना है, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। सिंगल स्टोन कंस्ट्रक्शन नहीं है तुम्हारा ऊपर से नीचे तोड़ते तोड़ते आए। तुमको बेस तैयार करना है, उसके बाद इजी, उसके बाद एवरेज और उसके बाद टफ। सो डोंट वरी, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो सारे क्वेश्चंस है, उसको मेरे साथ पैरेलल सॉल्व करो। कोई भी डिफिकल्टी रही यू कैन आस्क मी। 4 टॉपिक्स हो गए, मेरे को किसी ने कोई डिफिकल्टी नहीं पूछी। मतलब तुम्हारे तुम्हारे में डिफिकल्टी सॉल्व हो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, ऐसा तुम्हारा मानना है। हाँ ठीक है, पर इसका मतलब इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, लगभग पूछा जाए तो किसी ना किसी को तो जवाब मालूम है ना, तुम में ही। मतलब इतना डिफिकल्ट आपको लग नहीं रहा एग्जाम के क्वेश्चंस, तो इट्स गुड साइन। आया ना कोई डिफिकल्टी? नहीं पक्का? चलो आगे चलते। सो वैल्यू ऑफ द फर्म आपको मालूम है। आगे के पेज पे जाओ। इज इट गोइंग वेल? थोड़ा मुंह कर रहे हो क्या? ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में क्रॉप कर लेंगे। ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज मैंने बोला था, कितनी थेरी सीखने अपने को? 6। कितनी? 6। मैंने रिलेवेंस बोला था शुरुआत में ही, एक रिलेवेंस बेस और दूसरा इररिलेवेंस बेस, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी, पहला नेट इनकम, दूसरा ट्रेडिशनल, तीसरा एमएम अप्रोच विद टैक्स, नीचे इररिलेवेंस में विदाउट टैक्स। आप देख सकते हो लास्ट में, या देखते कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी, पहला नेट ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा एमएम अप्रोच 1958 विदाउट टैक्स। मतलब एमएम ने ही खुद को अपडेट किया। 1958 में विदाउट टैक्स दिया था, 1963 में विद टैक्स दिया। यस और नो? एक रिलेवेंस, एक रिलेवेंस। ये क्या है रिलेवेंस इररिलेवेंस? देखना पड़ेगा कि नहीं? किसको मालूम है? ठीक है कर लेते हैं। These approaches explain the relationship between cost of capital, capital structure and value of the firm. 3 चीजों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। क्या बेटा? 3 चीजें। पहली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर और तीसरा वैल्यू ऑफ द फर्म। अल्टीमेटली जो अपने को चाहिए, वैल्यू ऑफ द फर्म कब बड़ी रहेगी? कैलकुलेटेड रिस्क with a minimum cost, with the optimum capital structure, definitely yield you the greatest result. And if your EBIT is on a higher side with a lower overall cost of capital, your value of the firm will be at high, क्योंकि EBIT न्यूमरेटर हायर है ना, और डिनोमिनेटर क्या है? लोअर है, तो नेचुरली तेरी वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कोई दिक्कत? तो ये रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश करते कौन से थेरीज? पहला है नेट इनकम, ट्रेडिशनल, नेट ऑपरेटिंग इनकम और एमएम अप्रोच। कोई तकलीफ? However, following assumptions are made to understand this relationship. ये अभी assumptions अपन कर रहे हैं। ये क्या assumption है देखो, बहुत जरूरी है। पहला assumption है there are only 2 kinds of fund used by the firm, debt and equity। खत्म। डिफरेंशिएशन नहीं दिया है। क्या बेटा? डेट, इक्विटी। टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर गिवन। द डिग्री ऑफ leverage can be changed by selling debt to purchase share और selling shares to retire debt। सीधा सीधा शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन, डेट खत्म कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ लीवरेज अपने को क्या दिया रहेगा? कोई दिक्कत? वो चेंज कर सकते, दिया अपने को। उसके बाद टैक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड, taxes are not considered. The dividend payout ratio is 100%. DPS 100%. The firm's total financing remains constant.
फाइनेंस कांस्टेंट रखने के लिए अपने को डीपीएस देना पड़ेगा ना, है ना। बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर द टाइम, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरी में अपने को एज्यूम करना द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, ये अपन बोल सकते हैं। क्यों? अपना ऑप्शन मतलब अपना जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वही परपेचुअलिटी पे बेस्ड है ना। चलो आगे, नेट इनकम अप्रोच, चलो पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट to the value of the firm. An increase in financial leverage will lead to decline in the weighted average cost of capital. देखो, increase in financial leverage will lead to decline the weighted average cost of capital. तुमको बेटर होते गया एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो नेचुरल तेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? While the value of the firm as well as market price of ordinary share will increase. तेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, मतलब तेरा डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब तेरा वैल्यू क्या होगा? फर्म का बढ़ जाएगा। कन्वर्सली अ डिक्रीज इन लीवरेज, देखो अभी लीवरेज कम हो गया, मतलब भाई मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम नहीं होने वाला। यस और नो? विल कॉज एन इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? एंड अ कंसिक्वेंस डिक्लाइन इन द वैल्यू एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। समझा क्या? क्यों? लिवरेज बढ़ गया। लिवरेज बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया। लिवरेज कम हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ या ना? लिखो क्या यहाँ पे? लिखो क्या? श्योर ना? देखो अपर साइन देता हूं किसको? लीवरेज को। अगर लीवरेज बढ़ गया तो मेरा क्या होने वाला है? यस, वैक क्या होगा? कम होगा। यस और नो? और लीवरेज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यस और नो? मेरा वैक क्या हो जाएगा? अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? मेरा वैक कम हो गया मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। यहां पे क्या होगा बेटा? ओके, कोई दिक्कत? याद रहेगा? ये क्या है बेटा? एनआई, नेट इनकम अप्रोच। अब आगे कैसे जाने का है देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। लीवरेज कहां पे लिया है? एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या लिया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लिया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान से देखो, के ऊपर है, केडी नीचे है, और के डब्ल्यू क्या है? ओवरऑल कॉस्ट नीचे जा रही है। क्यों? जैसे जैसा मेरा लीवरेज बढ़ रहा है मेरा वैक क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। यस और नो? चेक। के ऊपर है, नेचुरली आप सबको मालूम है। आप बोल पूछो ना मेरे को, सर के ऊपर क्यों दिखा है? क्यों दिखा है? अरे मेरे भाई, आज तक तूने पिछला टॉपिक सॉल्व किया है। के इज ऑलवेज हायर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स आर मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी लेंडर्स या बैंकर्स, लोन प्रोवाइडर्स। हाँ या ना? वो फिक्स्ड इंटरेस्ट में क्या है? खुश है। क्यों? रिस्क नहीं है उनको। शेयर होल्डर क्या ले रहा? रिस्क ले रहा। अगर वो रिस्क ले रहा तो बेटा ही विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न। हाँ या ना? इसलिए का ना। और वैक क्या होगा? नीचे आएगा। दिया है क्या? देखो, ये सुनो। सो के डब्ल्यू इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, नीचे दिया है वेयर के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डब्ल्यू इज वेटेड वैक, एंड के डी इज कॉस्ट ऑफ डेट। फ्रॉम द अबाउ डायग्राम के एंड के डी आर अज्यूम नॉट टू बी चेंज, बोला अपन ने, डिसाइड किया विद लीवरेज एज डेट इंक्रीजेस। देखो, एज डेट इंक्रीजेस इट्स
causes weighted average cost of capital to decrease. क्योंकि लीवरेज में मुझे क्या मिल रहा, बेनिफिट मिल रहा, तो बेनिफिट मिल रहा तो मैं क्या ज्यादा उठाऊंगा, डेट. अगर मैं ज्यादा डेट उठाऊंगा तो नेचुरली डेट की कॉस्ट क्या है, कम, तो वैक क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि प्रपोर्शन किसका बढ़ेगा, डेट का, इक्विटी का पोर्शन कम होगा. हाँ या ना, वही रहेगा क्वांटिटी में, बट पोर्शन ओवरऑल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डेट बढ़ रहा. ये सुनो, और डेट की कॉस्ट क्या हो रही है, क्यों, लिवरेज की वजह से. हाँ या ना, मेरा लिवरेज क्या है, नीचे जा रहा, लिवरेज नीचे जा रहा मतलब मेरा वैक बढ़ रहा. अगर मेरा लिवरेज ऊपर जा रहा मतलब मेरे को डेट बेटर लग रहा. इसके ऊपर डेट मेरे को क्या, मैं किसको प्रेफर कर रहा हूं, डेट को. क्यों, कॉस्ट क्या हो रही है उसकी, कम, डेट की कॉस्ट कम होगी, नेचुरली मेरा वैक क्या होगा, कम. अगर मेरा वैक कम हो गया तो मेरी वैल्यू क्या होगी, नेट इनकम विल बी मेड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. यस और नो, कोई दिक्कत नहीं, देखते. The value of the firm on the basis of net income approach can be ascertained as follows. देखो, value of the firm is equal to S plus D. S plus D मतलब market value of equity and market value of debt. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वही चीज, के है ना तुम्हारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. समझा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी देखो, एनआई मैंने क्या बोला था, नेट इनकम विल बी मेड अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोला था कि नहीं, क्योंकि दो ही पार्ट है अभी, इक्विटी एंड डेट. तो assumption ही तुमने किया है सालो, तो जो भी बचेगा किसके बाप का है, तो उनके एक्सपेक्टेशन के ही में दिख रहे, और एनआई लिवरेज की वजह से बढ़ने वाला. आया ना. सो क्या होगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. नीचे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अंडर एनआई अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर वैक इज मिनिमम, नेचुरल है. Thus, the theory suggests total maximum possible debt financing for minimizing cost of capital. क्या बोला था, तुम डेट को क्या करोगे, प्रेफर करोगे किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर, मतलब तुम्हारी रिस्क बढ़ती जा रही है. लिमिटेशन, तेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, मैं मानता हूं, तेरी वैल्यू भी क्या है, बढ़ रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट, नीचे दिया होगा. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर दिस अप्रोच क्या बेटा, ईबीआईटी, अरे वही यार, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैक. सही बात है कि नहीं, नीचे देखते. दस, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द फर्म कैन इंक्रीज इट्स टोटल वैल्यू by decreasing its overall cost of capital through increasing the degree of leverage. The significant conclusion of this approach that it pleads for the firm to employ as much debt as possible to maximize its value. क्या बोला था, कर्जा बढ़ाओ, शेयर होल्डर का इनकम बढ़ा के दो, और उससे तुमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म चढ़ते जाएगा. हाँ या ना, समझा क्या, थैंक यू. इलस्ट्रेशन आसान है कि नहीं, टॉपिक बड़ा है बट आसान है, और तुम्हारा पहले ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चुका है, इसकी वजह से तुमको ये चीज समझने में दिक्कत नहीं आएगी. सो रूपा लिमिटेड ईबीआईटी इज 5 lakhs, ये ईबीआईटी है डार्लिंग, ये ईबीआईटी है. हाँ, द कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर, इंटरेस्ट कितना जाएगा बेटा, 2 लाख रुपया. द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%, मतलब शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल एनआई कितना रहेगा, 3 लाख. तुम बोलोगे सर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करना है डार्लिंग, तूने ऊपर एजम्पशन पढ़ा ना, आया ना. तो 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 16%, दैट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. हाँ या ना, अरे हो, हाँ या ना. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ, पागलबंदी मत कर, तू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बता सिर्फ पहले. 3 lakhs डिवाइडेड बाय 16%,
कितना आया? ओके, टोटल मार 18,75,000 प्लस 20 लाख। डेट है ना तेरे पास? रेशो निकाल, मतलब परसेंटेज निकाल। 18,75,000 डिवाइडेड बाय 38,75,000। ये बात है ना? इसकी जरूरत है क्यों? अरे तेरे को टोटल अर्निंग है ना, तेरे पास डेट की भी अर्निंग है और तेरे पास इक्विटी की भी अर्निंग है। तो टोटल अर्निंग कितनी है? 5 लाख। और तेरा टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 38,75,000। डिवाइड कर 5 लाख डिवाइडेड बाय 3875, यस, इनटू 100, कितना है? 12.90। दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों के दोनों समझे? अरे समझे क्या? पक्का? वैल्यू ऑफ द फर्म मिला कितना है? 38,75,000। क्यों? 20 लाख का इक्विटी वही रहेगा। शेयर्स की तूने वैल्यूएशन निकाल लिया, देखो 1875 पे आ गया, 20 लाख आ गया, 3875 आ गया और 1290 आ गया, खत्म। कोई दिक्कत? खत्म हो गया ना अप्रोच। अभी ट्रेडिशनल दो ही चीज है, डेट इक्विटी। डेट की कॉस्ट, डेट की वैल्यू वही, डेट की वैल्यू वही। आया ना? चलो जाते आगे। दिस अप्रोच फेवर्स that as a result of financial leverage up to some point, cost of capital comes down and the value of the firm increases. However, beyond that point, reverse trend emerges. अबे कितना कर्जा हो गया तेरे कंपनी पे? अब नहीं दूंगा भाई तेरे को कर्जा। कर्जा चाहिए होगा तो ब्याज दर क्या लगेगा? ज्यादा। होगा कि नहीं होगा? देखते पढ़ते। However, हो गया ना? The principal implication of this approach is that the cost of capital is dependent on the capital structure, and there is an optimal capital structure which minimizes the cost of capital. Under this approach क्या सीखेंगे अपन? The rate of interest on debt remains constant for a certain period and thereafter with an increase in leverage it increases. क्या बोला था? एक सर्टन पीरियड के लिए कर्जे का ब्याज कितना रहेगा? सेम, कांस्टेंट। बाद में, क्योंकि वो रिस्क में आएगा ना, वो रिस्क को फील करेगा। अरे तेरे ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया तो नया बैंकर तेरे को कर्जा देते टाइम वो रिस्क को फील करेगा कि नहीं? और कोई भी बंदा अगर ज्यादा रिस्क उठा रहा है, कोई तकलीफ मेरे भाई? पक्का चलते। The expected rate by equity shareholder remains constant or increase gradually. एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है बेटा? कांस्टेंट। इक्विटी का भी। अब उनको आदत पड़ गई, वो भी ज्यादा डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे? पिछले साल तेरे को 12% दिया, अब तू डिमांड नहीं करेगी 14%। अगले साल तू नहीं बोलेगी यार 16-17 तो दो, क्या वहीं बैठ के पड़े हो? मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा कि नहीं आएगा? देख इनिशियली वो कांस्टेंट रहेगा, बट बाद में मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। क्यों? मेरे को वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी ना। मेरे को वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी कि नहीं? आफ्टर दैट द इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्ट perceiving a financial risk, and then from the optimal point it the expected rate increases speedily. समझा जो अभी बोला वही? थर्ड, as a result of the activity of rate of interest and expected rate of return, the WACC in first decreases and then increases. The lowest point on the curve is optimal capital structure. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही बढ़ते जा रहा, देखो। अरे बढ़ते जा रहा कि नहीं? जैसे लीवरेज बढ़ रही है, केई क्या है? बढ़ रहा है। जैसे ही लीवरेज बढ़ रही है, मेरा केडीबी क्या है? बढ़ रहा है या इनिशियली नीचे गया?
कांस्टेंट था पगले पहले, उसके बाद बढ़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। नीचे कैसे जाएगा केडी? मैं ऊपर क्या क्या पढ़ा मैंने ऊपर? ये सुनो, केई शुरुआत से बढ़ेगा, बट पहले कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन रहेंगे, बाद में हाई रिस्क हाई एक्सपेक्टेशन। केडी कांस्टेंट रहेगा लगभग, और उसके बाद ग्रो करेगा। क्यों? रिस्क बढ़ रही है ना फंडर की। हाँ या ना? केडी क्या होगा, सॉरी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, वैक क्या होगा? शुरुआत में कम होगा, बाद में इक्विटी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा मतलब इक्विटी का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली। मतलब वो फोर्स क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा किस पे? वैक पे। तो वैक क्या है, शुरुआत में थोड़ा नीचे जाएगा और फिर ऊपर। तो जो लीस्ट पॉइंट है, कौन सा? लीस्ट टेंजेंट वाला, अपन ने इकोनॉमिक्स में देखा था। ऑप्टिमम कहां पे देखा था अपन ने? क्या? पागल है क्या? इंडिफरेंस का एनालिसिस में देखा था। वो टेंजेंट रहता द लोएस्ट पॉइंट को, आया ना? कॉस्ट रही तो लोएस्ट पॉइंट को, सेटिस्फैक्शन रहा तो हाईएस्ट पॉइंट को। यहाँ पे क्या है? कॉस्ट। तो अपने लिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कौन सा है? जहां पे कॉस्ट क्या है डार्लिंग? पक्का? कोई दिक्कत? थैंक यू। Optimum capital structure occurs at the point where the value of the firm is highest। क्योंकि जब मेरा वैक कम से कम रहेगा, नेचुरली मेरी वैल्यू ऑफ फर्म की क्या रहेगी? हाईएस्ट। एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट। According to net operating income approach, capital structure decisions are totally irrelevant। हाँ ना? मॉडल के नहीं मिल रहा है सपोर्ट that the net operating income approach but provides behavioral justification। The traditional approach strikes a balance between these extremes। एक क्या बोल रहा? irrelevant। कौन सा? नेट ऑपरेटिंग इनकम। एमएम क्या बोल रहा? किसको सपोर्ट कर रहा? अरे वही उसी को, इररिलेवेंसी को ही सपोर्ट कर रहा, बट वो क्या बोल रहा है, उसको बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दे रहा। हाँ या ना? पक्का? लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है। किन दोनों के बीच में? नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम। तो अभी तीसरा क्या सीखेंगे अपन? एमएम, नीचे जाके। बट उससे पहले मेन हाईलाइट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच में 4 लाइन से ऊपर थे। The firm should strive to reach the optimal capital structure and its total valuation, though a judicious use of both the debt and equity in capital structure। At the optimum capital structure, the overall cost of capital will be minimum and the value of the firm will be maximum। तुम बोलोगे रिपीटेटिव आ रहा, वही वही सीख रहे हैं ना, वो रिपीटेटिव आएगा। हाँ या ना? Illustration 2। Indra Limited has EBIT 1 lakh। The company make use of both debt and equity capital। The firm has 10% debentures of 5 lakh and the firm's equity capitalization rate is 15%। भाई 10% डिबेंचर है 5 लाख के, उसमें से 50,000 चले गए, कितना बचा? 50,000। 15% क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट। डिवाइड करो 50,000 डिवाइडेड बाय 15%, कितना आया? हाँ, तो मतलब मेरा डेट 5 लाख का और कैपिटल 333 का। सो मेरा ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा बेटा? 833,333। कोई दिक्कत? अभी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा? सॉरी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा बताइए? वही चीज जो तुमने किया। हाँ है ना? वैसे निकाला तो भी आएगा, सेपरेट निकाला तो भी आएगा। पहला क्या बेटा मेरा? 15% वाला, दूसरा 10% वाला, लेकिन इनकम मैं दोनों ऐड करूंगा ऊपर और नीचे
कैपिटल भी ऐड करूंगा, एक ही आंसर आएगा, निकालो। 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 8,33,333 इंटू 100 आया क्या? खत्म। अरे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब तुम्हारा क्या आएगा? वैक। क्योंकि अपन क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैक। तो वैक ऊपर चल जाएगा और वैल्यू ऑफ द फर्म नीचे आएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म तुमने निकाला 8,33,333, ऊपर क्या बेटा? ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है? 1 लाख रुपया। खत्म। टप में क्यों जा रहे? आसानी से जाओ। खत्म, समझा गया? इलस्ट्रेशन 3 पे चलते हैं। प्लीज रीड द इलस्ट्रेशन 3। Determine the optimal capital structure of a company from the following information. पहला क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस है। कॉस्ट ऑफ डेट दिया 11, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू मतलब डेट इक्विटी 9.0.0, मतलब डेट ही नहीं है या इक्विटी नहीं है। क्या नहीं है? पक्का? क्यों? किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? या जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा? परफेक्ट, थैंक यू। यहाँ पे कंफ्यूज हुए रहते ना तो वहां पे आके मैं मारता था। जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे जीरो आएगा, तो वही है ना। ऊपर डेट नीचे क्या है? इक्विटी है। यहाँ पे 0.1 है, मतलब 10% डेट 90% इक्विटी, 20% डेट 80% इक्विटी। हाँ या ना? देख मेरे को नहीं समझता, ये मेरा assumption है, उल्टा भी रह सकता है ना? पक्का ना? सो 0.34 समझा गया ना? सॉल्यूशन क्या निकालने का, लेकिन सॉरी, डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल है। जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब क्या करेगा तू? कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे देख, तू 4 कॉलम कर, पहली 4 या 5, ये तेरा ऑप्शन 1 2 3 4 वाला। दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट, तीसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चौथा डेट पोर्शन 0.1 आया ना? 0.0 0.1 और इक्विटी पोर्शन 1 0.9 0.8 0.7 और मल्टीप्लायर लगा, टोटल मार, खत्म हो गया तेरा क्वेश्चन सॉल्व। ये इतना करने की जरूरत नहीं है। देख डेट का क्या है? 0, मतलब 11 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 13। यस। दूसरे में क्या आएगा? 1.1, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 0.9 प्लस 1.1। तीसरे में जाते, तीसरे में क्या है? 11.6 इंटू 0.2 m प्लस, देन 14 इंटू 0.8 m प्लस 13.5। समझा? इस हिसाब से अपन सातों के सातों एक्शन ऑप्शन क्या है देखेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द लोएस्ट, क्योंकि उसके बाद हर एक ऑप्शन को बढ़ते ही जा रही, लेकिन दिखाते टाइम अपने को हर एक ऑप्शन दिखाना है। मैं प्रेजेंटेशन कैसे देने के बारे में सोचते बोल रहा था, पता चला तुमको? देखो क्वेश्चन एज इट इज उठा, यहाँ पे 2 कॉलम ऐड होंगे, ये सुनो, ये रहेगा डेट का, ये रहेगा इक्विटी का। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? डेट 0, इक्विटी 1, डेट 0.1 वैसे की वैसे ही रखो, इक्विटी 0.9, डेट 0.2, इक्विटी 0.8, देन 0.7 0.6 0.5 0.4। कोई दिक्कत? समझ रहा है क्या? पक्का? उसके बाद अगले कॉलम में 2 कॉलम करो। इसमें क्या करोगे तुम? के डी इंटू ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ डेट। कोई दिक्कत? अरे समझा क्या? यहाँ पे क्या बेटा? के ई इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी।
पहले इसमें 0, दूसरे इसमें 13 आया गया, दूसरे केस में 1.1, और ये कितना है बेटा 11.7, आपने ही बताया था, हाँ या ना। यहाँ पे दिखाओ के ओ इज इक्वल टू क्या बेटा, ये तुम्हारा कॉलम और ये कॉलम की टोटल, हाँ या ना। यहाँ पे कितने आई 13, हाँ या ना। यहाँ पे कितने आई 12.80, तीसरे में जाओगे तो 11.6 इंटू जो तुमने किया होगा, ये उसी तरीके से तैयार करो, फिर यही क्वेश्चन तुमको क्या देगा, आंसर देगा। तुम दिखाओ ये क्या है बेटा, लोएस्ट, हाँ या ना। सो डिसीजन सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज द लोएस्ट वैक। कोई तकलीफ? पहला कौन सा अप्रोच हुआ था अपना, पक्का? दूसरा पक्का? तीसरा नहीं, ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद क्या है बेटा, उसके प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद क्या बेटा, दो प्रॉब्लम होने के बाद एमएम अप्रोच, यस। एमएम अप्रोच में दो, एक विद टैक्स विदाउट टैक्स, यस। 58 का विदाउट टैक्स वाला, 63 का विद टैक्स वाला, ये दोनों अप्रोच सीखेंगे। इसमें कुछ नहीं अपने को केडी के पे खेलना है, और वैल्यू ऑफ द फर्म पे, और केओ पे, ओवरऑल कॉस्ट, वैक, बस। चारों अप्रोच में वही है, केडब्ल्यू। ये होने के बाद शॉर्ट कमिंग बिट कमिंग सब होने के बाद इसके प्रॉब्लम से अपने पास आया ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 9 10 जहां तक रहेंगे प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्यों, ये इसी के ऊपर है, चारों अप्रोचेस के ऊपर, आया ना। लेने का तीसरा अप्रोच, चलो पढ़ो, नेट ऑपरेटिंग इनकम, पढ़ो ना। KD is constant, आया ना, and K is increasing, नहीं समझा? दो चीजें, अरे ग्राफ से ही समझता है, थेरी क्या पढ़ रहे हैं। केडी क्या है, के क्या है, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, है ना। और के ओ इज, और के डब्ल्यू इज, क्यों ऑपरेटिंग इनकम बढ़ रहा, नहीं समझा? पढ़ते, टेंशन मतलब, बहुत आसान चीज है। एनओआई मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, capital structure decision of the firm are irrelevant. Any change in leverage will not lead to any change in the total value of the firm and the market price of the share, as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage. As a result, the division between debt and equity is irrelevant. कोई लेन देन नहीं रे, मेरे को मेरे पैसे दो, ये किसका अप्रोच है, शेयर होल्डर का। As per this approach, an increase in the use of debt, which is apparently cheaper, yes, is offset by increase in equities capitalization rate. मतलब अरे मैं डेट बढ़ाते जा रहा हूँ, डेट बढ़ाने की वजह से मेरा इनकम बढ़ेगा, जैसे मेरा इनकम बढ़ते दिख रहा, शेयर होल्डर बोलेंगे मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो चुप बैठेंगे। जैसे उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, डेट की कॉस्ट तो क्या है, वैसी की वैसी, लेकिन पोर्शन ऑफ डेट क्या होगा बेटा, बढ़ते जाएगा, मेरा वैक कम नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को एक ही रेट से मिल रहा कर्जा, इसलिए मैं कर्जा बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन मेरे शेयर होल्डर के चोचले बढ़ जाएंगे ना, दे विल एक्सपेक्ट हायर रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मी। अगर वो हायर रेट एक्सपेक्ट कर रहे, तो जो मेरा क्वांटिटेटिव में एडजस्टमेंट होने वाला था
और मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाला था, नीचे जाने वाला था, वो नहीं जा रहा, हो जाएगा ही नहीं। वो कैसे क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, यही अप्रोच बोल रहा है। वो कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहेगी, मार्केट प्राइस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो क्या? ग्रेट। दिस हैपेंस बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर सीक हायर कंपेंसेशन as they are opposed to greater risk due to the existence of fixed rate securities in the capital structure. हाँ या ना? पक्का? देखो, KD is constant, डिग्री ऑफ लेवरेज कितना भी बढ़ने दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा KD पे, कि जितना डिग्री ऑफ लेवरेज बढ़ेगा उतना एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, उतना एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मैनेज करेगा और मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, वैक कांस्टेंट। मतलब डेट का पोर्शन बढ़ा, उसका कॉस्ट क्या है, सेम। अगर के ही सेम रहता था तो मेरा वैक क्या होता था, कम होता था। क्यों? अरे परसेंटेज किसका बढ़ गया, डेट का। कैपिटल स्ट्रक्चर में के का परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका रेट अगर कांस्टेंट रहता था तो वैक मेरा क्या होता था, डेफिनेटली कम होता था। पहले अप्रोच में वैक कम हो रहा था कि नहीं, क्यों, केडी भी, सो के ओ क्या होने वाला था, के ओ के डब्ल्यू वैक। पहला ग्राफ याद आ रहा, विजुअलाइज हो रहा, पीछे जाओ, पक्का? प्रॉब्लम लू क्या है? अमिता लिमिटेड EBIT 5 लाख, फ्रॉम डेट इज 10%, 15 लाख, 1.5 लाख जा रहा, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तेरा, इक्विटी कितना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 8,33,000। अरे हाँ ना, 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 15% किया क्या, कितना आया वो, 30 लाख आएगा सीधा, सॉरी 30 लाख। श्योर? पक्का? 100%? गलत कर रहे हो, क्यों? डार्लिंग थैंक यू, ये ओवरऑल कॉस्ट से निकालने का अपने को, तुम झक मार रहे हो, इक्विटी की कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी, नहीं तो तुम्हारी थेरीज नहीं बैठेगी। तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है और तुम्हारा केडी क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी बैलेंसिंग फिगर। समझ रहे हो? हाँ, सो क्या करोगे आप, बोलो ना यार। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15% कितना है डार्लिंग, 33 लाख, 333 हाँ है ना? तेरे पास डेट की वैल्यू है 15 लाख, नेचुरली बैलेंसिंग फिगर क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333। सही बात है कि नहीं? पक्का डार्लिंग? क्यों? दो चीजें कांस्टेंट है, केडीएन वैक, चेंज क्या हो रहा है, की। ओके, पक्का? अभी की निकालो, कैसे, अरे रुक ना मेरे भाई, 5 लाख इनकम था, 1.5 लाख रुपए किसका गया है, इंटरेस्ट का, बचा कितना, 3.5 लाख, कितने इसके लिए बचा, वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333, लो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 18,33,333 इंटू 100। ओके, दोनों आंसर आ गए, वैल्यू ऑफ द फर्म आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, आगे क्या प्रॉब्लम? ये क्या किया है उसने नीचे, ये देखो भी मत है। ये तुम्हारा पहला क्लियर हो गया ना, चलो आगे। इलस्ट्रेशन फिफ्थ, अल्फा एंड बीटा आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। अल्फा में 50 लाख, 50% डेट है, 50% इक्विटी, बीटा में 20% डेट है, 80% इक्विटी है, कोई तकलीफ? द बोरोइंग रेट फॉर बोथ ऑफ द कंपनी इज 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड, ठीक है। कैपिटल मार्केट्स आर assumed
टू बी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ए, इफ यू ओ 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, determine your return if the company has net operating income of 3,60,000 and the overall कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कंपनी इज 18%। ठीक है ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया 360, कर कैलसी 360 डिवाइडेड बाय 18%, क्या 20 लाख। किस कंपनी कह रहे? अल्फा। सो अल्फा में कितना है अपना 50-50, तो ये कितना आया 20 लाख आया था क्या? सो 10 लाख 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 8% है, 80,000 गए, 360 में से 80 चले गए, 280 बचे, उसमें से 2% शेयर तेरे। मेरे को नहीं समझता, तुम निकालो आंसर, देखो। अरे सही है ना बाबा, ग्रेट है, ठीक है ना, पक्का। पहला हो गया। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा अपन ने, पूरा पढ़ते आगे का भी पॉइंट है ना। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। ओके, सेकेंड पॉइंट पे चलते। बीटा लिमिटेड हैज सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा, उसको भी 360 मिले। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑन बीटा लिमिटेड। 2 मिनट रुक, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, वो छोड़। बीटा सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? अरे वो मालूम है रे मेरे को, तेरा कैपिटल बेस निकलेगा ना उससे, फिर तू 20% 80% में कन्वर्ट करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करूं डार्लिंग? हाँ बता, बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐश्वर्य, क्यों? हाँ, मतलब उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? सेम ऐसा अपने को मानना पड़ेगा, पक्का? श्योर? हाँ, इसीलिए तुमको टोका। ऐसा खुला बोल दिया रहता ना, तुमने मगअप कर लिया रहता, रट्टा रट्टा रट्टा। ऐसा रहा तो ऐसा करो, ऐसा रहा तो ऐसा करो, ऐसे नहीं, सोचो। हाँ है ना, पक्का? सो आपके पास कैलसी है? अरे है क्या? श्योर? सो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी इज 20 लाख, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। हाँ या ना? अभी 20 लाख में 20% ही डेट है 4 लाख का, 8% से 32,000 ही उनको देंगे, भिखारी लोगों को, मतलब लोन वाले लोगों को। हाँ है ना? अपन बड़े बाप के है ना, अपना कैपिटल 16 लाख का है वैल्यू। हाँ है ना? तो 360 माइनस 32, 328 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, निकालो। आया? खत्म, कोई दिक्कत? देन क्या बोला है लास्ट? एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम अल्फा लिमिटेड, क्यों डिफर हो रहा हो? अरे वहां पे रिस्क ज्यादा है, डेट ज्यादा है, तो इक्विटी विल एक्सपेक्ट हायर रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे क्या है, डेट कम है तो रिस्क कम है, सो इक्विटी विल एक्सपेक्ट समवट लोअर रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए वहां पे 28% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 20.5%। ऐसा लिख सकते हो क्या? लिखो, मेरे को समझता नहीं है,
आंसर वही है क्या? देखो, वही है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है बट मीनिंग तो वही निकलने वाला है। हाँ या ना? खत्म। अप्रोच समझो, थेरी बेस समझो, इसको रट्टा मत मारो, अपने आप आते जाएगा। कोई भी क्वेश्चन लो, जम जाएगा। यस। आगे का क्वेश्चन, अरे सीधा एमएम अप्रोच। चलो एमएम अप्रोच को जाते हैं। आई थिंक ओके, तो अपन क्या करते, नीचे चलते, 2 मिनट रुको। एमएम अप्रोच में कल ले लेता। यस, ये 3 अप्रोच करके आओ, प्रॉब्लम भी करके आओ। एमएम अप्रोच 2 तरीके का है, उसके प्रॉब्लम भी कर ले लेते। हाँ है ना? उसके बाद क्या है? हाँ वो तो बाकी के अप्रोच है ना फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन एमएम खत्म करेंगे, दोनों टाइप के। और उसके बाद ट्रेड ऑफ थ्योरी है, और उसके बाद ओके पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये खत्म करेंगे। उसके बाद वापस बहुत सारा थेरोटिकल पार्टी है। हाँ है ना? फिर ऑप्टिमम कैपिटल क्या रहता है वगैरह, और ये एनालिसिस। कोई दिक्कत? सो कल अपने को जितना खत्म कर सके खत्म करेंगे। 3 लेक्चर में अपन ये टॉपिक खत्म करने वाले। कितने लेक्चर में? अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कितने लगे? 3 लगे, हाँ है ना? इसको भी कितने लगेंगे? 3। कोई तकलीफ? सो कल करेंगे। आज तक ये खत्म करके आओ जितना भी सीखा है। चलो, थैंक यू, बाय।